तो स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय विद संस्कार पे। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। इसका नाम है रिसोर्स और डेवलपमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये पूरी सीरीज जो एनसीईआरटी की मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज आपको देखनी है। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, अगर उसमें जीएस सब्जेक्ट आते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो है आपको इसी में से दिखाई देगा, क्योंकि नए अपडेट हुए हैं, एनसीईआरटी में नया चेंजेस आए हैं। तो उसको आपको याद रखना है। साथ में क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी रिसोर्स और डेवलपमेंट का चैप्टर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, अपनी कहानी करते हैं शुरुआत। सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। सीधा हम लोग देखिए अपने टॉपिक पे आएंगे। बात नहीं करना है, पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे हम लोग। सीधा हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो जैसे ही रिसोर्सेज हमारे दिमाग में आता है, आपका फोन है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लैपटॉप है, टीवी है, कोई भी चीज है, कोई स्क्रीन है, फैन है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, बाहर जा रहे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, खाना है, पीना है, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है। तो कोई भी चीज जो क्या करे, आपकी जरूरत को, आपके नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करे, सेटिस्फाई। ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, मेरे नीड को सेटिस्फाई करे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करे, हमारे जरूरत को, हमारी नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेस। लेकिन रिसोर्सेस के लिए एक चीज हमेशा याद रखना है, एक दूसरा डेफिनेशन जो थोड़ा एडवांस डेफिनेशन है, हम लोग उसको लिखेंगे कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल। याद रखना है जो ये वर्ड बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकली क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक्सेसिबल हो। साथ में दूसरा वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरा वर्ड याद रखना है कि कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। ये अगर तीन चीजें हैं किसी भी चीज में, उसको हम लोग भी रिसोर्स क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो रिसोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए, पहली चीज, या वो टेक्नोलॉजी सबके पास एक्सेस हो। दूसरी, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। अब ऐसा मत रिसोर्स है कि महंगा पड़ जा रहा है इतना कि कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, याद रखना, इकोनॉमिकली क्या हो, फीजिबल हो, इस बात को याद रखना है। और तीसरा क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इकोनॉमिकली फीजिबल हो और क्या हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कि समाज जो है, सोसाइटी में हम क्या कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। अगर ये तीन चीज किसी भी चीज में है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस, पहला चीज। दूसरा, अच्छा, रिसोर्सेस के लिए गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है जो आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट जो है वो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लिखना है। अगर रिसोर्सेस के बारे में आया तो गांधी जी का ये जो आपको कोटेशन बता रहा हूँ, ये कोटेशन आप जरूर मेंशन करेंगे, ये कोटेशन आप जरूर लिखेंगे। याद से लिखना है ये कोटेशन कि हाँ सर बताए थे कि ये जो है गांधी जी का बहुत फेमस कोटेशन है, जो आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, या कहीं भी आप अगर नोट्स बनाते हुए चले तो मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। दोबारा आपको कभी कहीं भी किसी भी चीज की पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गांधी जी ने कहा, द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इज इनफ रिसोर्सेज, इनफ। दूसरे पेज पे लिखता हूँ, इस पे लिख, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करिए। द वर्ल्ड इज इनफ रिसोर्सेज, इनफ resources to satisfy everyone needs, but not enough to satisfy everyone greed। ये स्टेटमेंट जो है, ये याद रखना है, गांधी जी के द्वारा रिसोर्सेस को लेके एक बहुत बड़ा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था, कि गांधी जी का कहना था कि भैया हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं दुनिया में कि सबके सेटिस्फाई, सबके नीड्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबकी नीड को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अगर कोई ग्रीडी हो जाता है, कोई लालची हो जाता है,
तो उसके ग्रीड को, उसके लालच को हम लोग अपने रिसोर्स से फुलफिल करा पाए। तो ये गांधी जी का है, रिसोर्सेज को लेके बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही हैवी कोटेशन है जिसको आप याद रखेंगे। तो रिसोर्सेज का जनरल मीनिंग क्या हो गया सर? रिसोर्सेज का मतलब हो गया ऐसी कोई भी चीज जो क्या हो, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हो, जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, कल्चरली हम क्या कर पाए, उसे एक्सेप्ट कर पाए, उन चीजों को हम लोग बोलेंगे रिसोर्स। गांधी जी का कोटेशन याद रखना है, रिसोर्स में काम हो। अब देखिए, रिसोर्स का अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, अलग अलग हम लोग टाइप्स में रिसोर्सेज को बांटते हैं, और ये अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, वो अलग अलग बेसिस पे होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो जनरली किस किस बेसिस पे रिसोर्सेज का डिवीजन होता है वो समझिए। तो पहला होता है बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। किस पे होता है? बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। रिसोर्सेज का डिवीजन जब भी बेसिस ऑफ ओरिजिन पे होगा तो दो चीजें याद रखनी है, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। दूसरा होता है बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल में भी दो होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल बेसिस पे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा आता है, दो हो गया, एक हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन पे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या बताना है? बायोटिक और अबायोटिक। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या, सब बताओ। दूसरा है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल पे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तीसरा होता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे, बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज, एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, और एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये तीन तो हो गए भैया ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, और ऑनरशिप के बेसिस पे। इसके अलावा एक चौथा भी होता है जो आपको याद रखना है, चौथा होता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, बेसिस ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, एक होता है स्टॉक रिसोर्सेज, और एक होता है रिजर्व रिसोर्सेज, एक होता है रिजर्व रिसोर्सेज। तो पता होनी चाहिए आपको कि जब भी बात आ जाएगी कि भैया रिसोर्सेज जो होते हैं उसके कितने टाइप हैं, तो याद रखना है कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज के टाइप होते हैं। जैसे अगर ओरिजिन के बेसिस पे बात करूं तो बायोटिक और अबायोटिक, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे बात करूं तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे बात करूं तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और अगर बात करूं किसके बेसिस पे, अगर बात करूं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे बता दीजिए, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज हो गए, ये सब के टाइप अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, कि एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हर एक चीज है क्या। तो सबसे पहले अपने कहानी की शुरुआत करेंगे रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के हिसाब से क्या चीज, मतलब जहां से ओरिजिन हुआ है, जहां से कोई चीज बनी हुई है, तो ओरिजिन के हिसाब से कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप के हैं सर? एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं अबायोटिक। और ये बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है बता दीजिए। बायोटिक वर्ड में क्या आया? बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। तो याद रखना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज, वो सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। तो अगर आ जाए कि भैया इसमें से बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं, तो कोई भी लिविंग चीज आ जाए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए, फॉर एग्जांपल प्लांट आ जाए, फॉर एग्जांपल एनिमल आ जाए, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, ठीक है, ये सब जो है किसका पार्ट है? बायोटिक रिसोर्सेज। तो याद रखना है बायोटिक रिसोर्सेज में बायो का मतलब ही क्या हो गया? लिविंग हो गया। क्या हो गया? लिविंग हो गया। तो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? जितने भी हमारे पास लिविंग रिसोर्सेज हैं वो सब किसका पार्ट है? बायोटिक रिसोर्सेज का ही पार्ट है। वो सब किसका पार्ट है? बायोटिक
रिसोर्सेस का ही पार्ट है। थोड़ा सा मैं अपने आप को जो है कि इधर कर ले रहा हूँ, 2 मिनट रुकेंगे और ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो याद रखना है कि बेसिस ऑफ ओरिजिन पे बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक में जितने भी हमारे लिविंग रिसोर्सेज हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सब क्या हो जाएंगे, बायोटिक रिसोर्स हो जाएंगे। अबायोटिक की जब भी बात आएगी तो अबायोटिक का मतलब क्या हो गया, जितने भी हमारे क्या होंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, क्या होंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज। याद रखना है जितने भी हमारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे कि नॉन लिविंग में क्या बात आ गया, लैंड हो गया आपके, ठीक है, रॉक हो गया, क्या हो गया, रॉक हो गया, लैंड हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, मतलब कोई भी चीज जो आप सोच पा रहे हैं और वो क्या है, नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसको हम लोग नाम देंगे अबायोटिक रिसोर्सेज। क्या नाम देंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर हुई, बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे जब हम रिसोर्स का डिवीजन करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक रिसोर्सेज, एक होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब हो गया लिविंग रिसोर्सेज, जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म ये सब आ जाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज पाएंगे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जितने भी हमारे रिसोर्सेज रहेंगे वो सब, जैसे लैंड हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब। अच्छा, रही बात नोट्स की, मेरे साथ साथ जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, बस वही वही आपको अपने नोट्स पे लिखते हुए चलना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं। उससे क्या होगा, डबल रिवीजन होगा, आपके पास भी रिवीजन नोट्स रहेंगे, बस आप देख लेंगे, आपका काम हो गया। और डबल जो है वो आप लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूँ कि आप लिखते भी रहे साथ में मेरे साथ, ठीक है। अब आता है, एक हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन की हिसाब से, अब दूसरा आता है सर बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल हिसाब से। भाई एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है खत्म होना, क्या होना, खत्म होना। इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप समझिए, ये रिन्यूएबल जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, रियू, री प्लस न्यू, री प्लस न्यू मिलके क्या बन गया, रिन्यूएबल बन गया। न्यू मतलब क्या हो गया, नया, न्यू मतलब क्या हो गया, नया। और री मतलब क्या हो गया, दोबारा, रिपीटेड, री मतलब रिपीट करना, दोबारा। तो कोई रिसोर्सेज अगर हमारी बार बार क्या हो जा रही है, नहीं हो जा रही है, बार बार नहीं हो जा रही, हम इस्तेमाल किए फिर से बन गई, इस्तेमाल किए फिर से बन गए, इस्तेमाल किए फिर से बन गए, इस्तेमाल किए, मतलब कि जब हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं बनती जा रही है, करते जा रहे हैं बनती जा रही है, तो क्या वो कभी खत्म होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब कि ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, जो बार बार न्यू हो जा रहे हैं, बार बार बन जा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलेंगे क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो याद रखना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस न्यू, जिसका मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, इन्वायरमेंट में, नेचर में अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो एक बात याद रखना है कि री प्लस न्यू से मिलके ये बना हुआ है। दूसरा बात, ये जो इन्वायरमेंट में है ये अनलिमिटेड है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। और जो भी हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, नॉन एग्जॉस्टेबल। नॉन एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है, लाइफ टाइम तक रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये बने रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं कि सर इसका एग्जांपल बता दीजिए, क्या क्या इसके एग्जांपल होने वाले हैं, तो इसके दो तीन एग्जांपल तो हमेशा याद रखना है। जैसे एक है सोलर एनर्जी, एक क्या है, सोलर एनर्जी है, ये याद रखेंगे, ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक है विंड एनर्जी, ये याद रखेंगे, ये क्या है, ये भी इसी का हिस्सा है। एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्या है, इसी का पार्ट है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप याद रखेंगे वो है जियो थर्मल एनर्जी, क्या है, जियो थर्मल एनर्जी। अब ये जियो थर्मल एनर्जी क्या है समझिएगा जरा, जियो थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि जियो थर्मल दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट। और जियो का मतलब हो गया हमारा ग्लोब, हमारा अर्थ। तो हमारे ग्लोब में अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या हीट है, तो ये हीट जब बाहर आएगी, हीट भी क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जब बाहर आती है, जब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसी को नाम देंगे क्या, जियो थर्मल एनर्जी। तो ये भी कभी खत्म होने वाली नहीं है, तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबल के लिए याद रखना है, जो बार बार रीन्यू हो जाए, जो अनलिमिटेड है, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाली है, कभी खत्म होने वाली नहीं है, जो लंबे समय तक चल रही है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसी के जस्ट अपोजिट में आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया, जो रिन्यू नहीं हो पा रही, एक बार यूज किया खत्म, वन टाइम यूज करने वाली कोई भी चीज जो एक बार आपने यूज किया
उसके बाद वो खत्म, दोबारा वो यूज होने वाली नहीं है, मतलब वो क्या है, लिमिटेड है नेचर में, लिमिटेड है नेचर में। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये लिमिटेड है नेचर में और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, बहुत हजारों साल लग गए बनने में और यूज होने में 10 साल में ये पूरे इस्तेमाल हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लिमिटेड है नेचर में, एक टाइम यूज किए काम खत्म। इसका एग्जाम्पल अगर बताऊं तो इसका एग्जाम्पल 3 याद रखना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस। तो ये 3 चीजें याद रखनी है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये किसका पार्ट है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, अब दिख रहा होगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये किसका पार्ट है, ये है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। तो याद रखना है, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे दो हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब रीन्यू कर पाए, अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर पाए। नॉन एग्जॉस्टेबल है, खत्म होने वाला नहीं है, सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जियो एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल की बात करूंगा, खत्म हो जाएगा, एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा, लिमिटेड है नेचर में, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं बनने में, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब आप लोग को ये करके बताना है कौन सा इसमें कन्वेंशनल है और कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, ये आप कमेंट। दो रिसोर्सेज हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे की तरफ। तीसरा रिसोर्स का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया, मालिक, क्या हो गया, मालिक। कि मालिकाना हक पे जो है वो हम लोग डिवीजन करते हैं 4 पार्ट में, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। समझिएगा ये कौन कौन सा 4 पार्ट है। एक होता है भैया इंडिविजुअल, एक क्या होता है, एक होता है इंडिविजुअल, याद रखना है, एक है इंडिविजुअल। दूसरा होता है कम्युनिटी, दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं। तीसरे होते हैं नेशनल रिसोर्सेज और चौथे होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल रिसोर्स। तो ये 4 हैं, इन चारों को हम लोग समझते हैं कि इन चारों में क्या क्या अंतर है और ये चारों जो है वो क्या क्या होते हैं बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे, कि इंडिविजुअल क्या है, कम्युनिटी क्या है, नेशनल क्या है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करूंगा तो इंडिविजुअल का मतलब वो कि जो आपका खुद का है, जो किसका हो, आपका खुद का हो, जिसके ऊपर आपका खुद का राइट हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपका फोन है, तो उसके ऊपर आपका अधिकार है। वैसा तो नहीं है कि आपका फोन पूरा समाज चलाता हो, पूरी सोसाइटी चलाती हो, पूरा देश चलाता हो, आपका खुद चला रहे हैं। आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, आपका घर हो गया, ठीक है, आपके हाउस हो गए। ये सब जो भी रिसोर्सेज हैं ये किसी एक व्यक्ति के होते हैं, किसी इंडिविजुअल के रिसोर्सेज हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो किसी एक व्यक्ति, जिसके ऑनरशिप किसके पास हो, किसी एक के पास। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिटी के रिसोर्सेज पे। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो पूरे लोगों का है, जो पूरी कम्युनिटी जो है उसका यूज करती है। जैसे मान लीजिए कोई पार्क है, अब अगर कोई पार्क है तो उसमें सब कोई जा रहे हैं, पूरे कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं, वहां के जितने लोग हैं सब कोई उस पे जा रहे हैं। कोई मान लीजिए वाटर टैंक है, कोई अगर वाटर टैंक है तो उस वाटर टैंक में भी क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी जा रही है, हर कोई जा रहा है। कोई मान लीजिए पेड़ है, कोई ट्री है जिसकी पूजा करनी है, पूरा कम्युनिटी, पूरा ग्रुप आपका मिलकर उसकी पूजा कर रहा है, सब कोई उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब कोई ऐसा रिसोर्स जो पूरा कम्युनिटी का ऑनरशिप हो, किसी एक इंडिविजुअल का ऑनरशिप किसी पे ना हो। जैसे आप कुआं देख लीजिए, पॉन्ड देख लीजिए, या फिर आप पार्क देख लीजिए, ठीक है, म्यूजियम देख लीजिए। ये सब क्या है, ये सब पूरे कम्युनिटी का रिसोर्स होता है। ठीक है, याद रखना। नेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए, ये सब पूरे जितने भी रिसोर्सेज आए, चाहे इंडिविजुअल हो, कम्युनिटी हो, जो भी है किसी कंट्री के अंदर, तो अगर ये भारत है, भारत के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, भारत की नेशनल रिसोर्सेज है। किसी कंट्री के अंदर की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, उसके नेशनल रिसोर्सेज हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए, कम्युनिटी रिसोर्स हो गए, नेशनल, अब आते हैं इंटरनेशनल। अब मान लीजिए एक सिनेरियो समझिए यहाँ पे, कि मान लीजिए ये इंडिया है, मान लीजिए क्या, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पानी है, यहाँ पे क्या है, पूरा ये पूरा पानी है, ये पूरा सी। इंडिया कहाँ पानी पे, कहाँ तक इंडिया का जो है राइट जो है वो बना रहेगा, कि भैया यहाँ तक मेरा एरिया है, यहाँ तक मैं, यहाँ तक पानी जितना भी रहेगा उसका इस्तेमाल मैं करूंगा, या यहाँ तक ओशन का इस्तेमाल मैं करूंगा, या यहाँ तक ओशन का इस्तेमाल मैं। तो इंडिया कहाँ तक अपने ओशन का इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ तक ओशन के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। तो अगर जब भी ऐसे आए तो आपको पता होने चाहिए कि 200 नॉटिकल माइल्स, जब भी कोस्ट एरिया से हम लोग काउंट करेंगे 200 नॉटिकल्स माइल, याद रखना है 200 नॉटिकल्स माइल तक जो है कि सबको राइट से दिया जाता है कंट्री का, कि भैया 200 नॉटिकल्स माइल तक आपका राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी के ऊपर आपका अधिकार दिया गया, उस रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाहर का जितना भी एरिया आएगा वो कहलाएगा ओपन सी। वो क्या कहलाएगा? ओपन सी। ओपन सी का मतलब है कि वो सब के लिए रिसोर्सेज रहेगा, और उसी रिसोर्सेज को हम लोग बोल रहे हैं क्या? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसका इस्तेमाल सब कोई कर सकता है, कोई एक कंट्री नहीं कर सकती। तो याद रखना है कि कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का एरिया है। यहाँ पे जो कंट्री रहेगी वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी, लेकिन 200 नॉटिकल माइल से बाहर का जितना भी आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सी। और ये जो ओपन सी रहेगी इसके ऊपर पूरा जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है ये काउंट होगा, और पूरे दुनिया का हर एक कंट्री का जो है कि इसमें हिस्सेदारी रहे, मतलब कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, इंटरनेशनल रिसोर्स को कहलाएगा। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे हो गए इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो अभी तक हम लोगों ने 3 के बेसिस पे देख लिया, ओरिजिन के बेसिस पे देख लिए, एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे देख लिए, ऑनरशिप के बेसिस पे देख लिए। अब हम लोग मूव करेंगे किसके बेसिस पे? अब हम लोग मूव करेंगे सर कि बेसिस ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में 3 चीजें आपने बताई, 4 चीजें बताई। वो 4 चीजें कौन कौन सी थी? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डायरेक्ट आता है कौन से पोटेंशियल रिसोर्स हैं, कौन से क्या है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, ये जरूरी है हमारे लिए। दूसरा आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे कि डेवलप्ड रिसोर्स कौन से हैं, वो बताइए। तीसरा आता है स्टॉक कौन से हैं, वो बताइए। और चौथा आता है रिजर्व कौन से हैं, ये बताइए। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने डिवीजन किया। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें पता तो है लेकिन अभी तक हम जो है उसको यूज नहीं कर पाए, हम अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किए हैं, जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन में बहुत अच्छा है वो, लेकिन अभी तक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल। डेवलप्ड रिसोर्स में क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स में वो बोलेंगे जो हमने बराबर अभी जो है हम बकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिसको हम बहुत बढ़िया से यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया? डेवलप्ड हो गया। स्टॉक में हम क्या कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं और अभी बचाए हुए भी हैं, और रिजर्व वाला भी हम लोग क्या किए हैं? बचा के रखे हुए अपने आने वाले जनरेशन के लिए। तो एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक इमेज में जो है अटैच किया हुआ हूँ, उस इमेज के थ्रू हमें और बढ़िया समझ में आएगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो कहाँ कहाँ पे, एक एक करके जूम कर करके हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे जो है चीजें और जो है ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो क्लियर हों। तो अगर बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्स दैट कैन बी पोटेंशियल टू बी यूज इन द फ्यूचर बट आर नॉट यूज एट द प्रेजेंट। मतलब कि एक ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन अभी जो है हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आ जाए पोटेंशियल रिसोर्स, तो वो रिसोर्सेज जो फ्यूचर में यूज हो सकते हैं, अभी हम जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, यूरेनियम इन लद्दाख। यूरेनियम इन लद्दाख जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। हैज द पोटेंशियल टू बी यूज्ड, इसका पोटेंशियल है कि हम लोग अपने न्यूक्लियर एनर्जी में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना है यूरेनियम इन लद्दाख। दूसरा आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर सर्वाइव्ड, इवेल्युएटेड एंड यूज्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उसको सर्वे कर चुके हैं, इवेल्युएट कर चुके हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो यूज भी कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। तो ये हो गया भैया हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए याद रखना है क्या? आयरन ओर इन कर्नाटक की जो आयरन ओर है, आयरन है, कोल है, ये क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। अब आते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज नोन बट क्वालिटी इज नॉट सफिशिएंटली नोन। मतलब भैया जिसकी क्वांटिटी तो हमें पता है कि क्वांटिटी बहुत बढ़िया है, भरपूर मात्रा में, नो दिक्कत, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं है। क्वालिटी जो है जिस क्वालिटी की हमें चाहिए हुई थी उस क्वालिटी का हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्वांटिटी जो है उसकी भरपूर है। एग्जाम्पल में लाइमस्टोन। एग्जाम्पल में क्या है? लाइमस्टोन इन राजस्थान। क्वांटिटी इज नोन बट क्वालिटी प्योरिटी इज नॉट फुल्ली नोन, कि हमें उसकी फुल्ली क्वालिटी नहीं पता है कि क्वालिटी जो है वो कैसी है, क्वांटिटी जो है भरपूर है, उसको बोलेंगे स्टॉक। उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज। फिर आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज दैट आर सर्वाइव, इवेल्युएट एंड हाई क्वालिटी एंड आर इकोनॉमिकली फीजिबल टू यूज। एक ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत बढ़िया है, बहुत हाई क्वालिटी के हैं, क्वालिटी भरपूर है। देखिए इसमें क्वालिटी जो है हमें पता नहीं है, क्वालिटी की हम अननोन है, क्वालिटी हम सही से नहीं जानते, लेकिन इसमें हम जानते हैं कि क्वालिटी भी बढ़िया है, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है। ऐसे एग्जाम्पल याद रखना है, पेट्रोलियम इन मुंबई हाई जो है इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पेट्रोलियम इन मुंबई हाई, हाई क्वालिटी पेट्रोलियम है, फुल्ली सर्वाइव और इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, इसको एक्सेप्ट करना। वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। तो याद रखना है 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व
रिसोर्सेज। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि भैया रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स वो चीज है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। और गांधी जी का एक कोटेशन भी था जो हमने देखा कि वर्ल्ड में इनफ रिसोर्सेज है जो हर वन की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, लेकिन इतना नहीं है जो किसी की ग्रिड को फुलफिल कर पाए। फिर हमने देखा अलग अलग बेसिस पे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं टाइप के, ओरिजिन के बेसिस पे एग्जॉस्टिबल, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फिर एक एक करके हमने देखा ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, बायोटिक एग्जॉस्टिबल के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल हमने देखा। ओनरशिप के बेसिस पे देखा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज को। फिर हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा पोटेंशियल क्या होते हैं। पोटेंशियल बता दूं, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है। तो वो रिसोर्सेज जिनकी बहुत क्षमता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं उतनी बढ़िया डेवलप्ड है जो हम आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक वाले वो जिनकी क्वांटिटी जो है भरपूर है, भरपूर भरा हुआ है पूरा स्टॉक में, लेकिन क्वालिटी अभी हमें पता नहीं है। और रिजर्व वाले वो होंगे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जो बहुत ही बढ़िया है, जिनको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। अब समझिएगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं आपके डेवलपमेंट में। जो भी आपका विकास होता है, जो भी कंट्री का विकास होता है, कुछ भी होता है, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में एक समस्या हमें नजर आती है, एक चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो भी है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? अनइवन है। अनइवन का मतलब क्या हो गया कि कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं रिसोर्सेज कम है। कहीं कहीं आप देखे होंगे इंडिया में कहीं कहीं पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि बाढ़ आ जाएगा, कहीं कहीं सूखा इतना पड़ा हुआ है कि सूखा पड़ जाएगा। तो रिसोर्सेज के साथ कुछ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, जिनको हमें मेजर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस तो यही है कि क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, याद रखेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिसोर्सेज का। अगर आ जाए क्वेश्चन कि भैया रिसोर्सेज के साथ क्या क्या समस्या है, तो पहला क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। दूसरा क्वेश्चन आ जाए भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कि बहुत सारे रिसोर्सेज तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए या फिर उसको बढ़िया से उसको पा पाए, उसका इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देखने को, टेक्नोलॉजी की भी कमी है हमारे पास। तीसरा, हमारे पास कभी कभी क्या होता है, पैसे की भी कमी हो जाती है। तो इकोनॉमिक भी लेक हो जाता है, हमारे पास पैसे की भी कमी हो जाती है, तो वो भी एक समस्या बना हुआ है। तो ये सब कुछ समस्याएं, और सबसे बड़ा चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। कि चलिए रिसोर्सेज हैं, कम है, कैसे हैं, ठीक है, उनको मैनेज आप कैसे करेंगे। जब तक रिसोर्सेज का मैनेजमेंट बढ़िया नहीं रहेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है हमारा आपका सबका, वो रिसोर्सेज की वजह से ही हो पा रहा है। देखोगे पहले की कंट्री जितनी भी डेवलप की हुई वो भी रिसोर्सेज के बेसिस पे हुई, लेकिन रिसोर्सेज के साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना, टेक्नोलॉजी का न होना, पैसा न होना, मैनेजमेंट सही से ना होना। और एक सबसे बड़ा चैलेंज और भी एक है, पांचवा लिख सकते हैं कि जैसे जैसे रिसोर्सेज का आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, एनवायरमेंट जो है वो खराब होती जाएगी और पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता रहेगा, पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज के चैलेंजेस हैं जो आपको याद रखना है। लेकिन रिसोर्सेज जो है डेवलपमेंट में बहुत योगदान होते हैं। लेकिन आप समझिए कि अब कोई रिसोर्सेज का हम लोग इतना इस्तेमाल कर लें कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए वो रिसोर्स बचे ही नहीं, खत्म हो जाए वो रिसोर्स। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया, देखा गया कि हम इतने ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं। और भैया हम 2 मिनट में, 10 साल में, 20 साल में क्या कर दे रहे हैं, पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तब एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। याद रखना है, एक मीटिंग बैठाई जाती है। कहाँ पे सर मीटिंग होती है? ये मीटिंग होती है ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डे जेनेरियो। 1992, याद रखना है, 1992 में, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है 1992 में, जहाँ करीब करीब जो है 100 कंट्रीज जो है वो शामिल होती हैं, ठीक है। और 100 कंट्रीज शामिल होती हैं इसमें, और यहाँ पे बात होता है किसका, एक कॉन्सेप्ट का जिसको नाम दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आता है सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? तो सस्टेनेबल, सस्टेन वर्ड से आया है, और सस्टेन का मतलब ही होता है सतत। सस्टेन का मतलब क्या होता है, सतत। मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत लंबे समय तक चल रही है, जो खत्म होने वाली नहीं है। मतलब खत्म होने वाली इन द सेंस, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप उसको इतना इस्तेमाल कर लिया आज कि कल के लिए वो बचे ही ना, नहीं। आपको ऐसा इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है, फॉर एग्जाम्पल समझिए
आपके पास 2 रोटी है, तो ये 2 रोटी आपको आज ही नहीं खा लेनी है, 1 रोटी आज खानी, 1 रोटी कल के लिए बचा के रखनी है। तो ऐसे रिसोर्सेज़ को हम लोग यूज़ करें, जिससे हम आज रिसोर्सेज़ का यूज़ करके डेवलप बने और आने वाली जनरेशन के लिए भी हम अपने रिसोर्सेज़ को छोड़ के जाएँ। वैसे रिसोर्सेज़ को बोलते हैं, वैसे डेवलपमेंट को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है, जिसमें आज हम भी रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करें, कल को आने वाली जनरेशन भी हमारी क्या करे, रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करे। साथ में दूसरा भी टर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये, कि अब क्योंकि हम रिसोर्सेज़ कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चांस है कि हम एनवायरनमेंट को भी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम क्या करें, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि लगातार रिसोर्सेज़ का यूज़ करते हुए जो भी कार्बन इमिशन होता है, वो कार्बन इमिशन लगातार एटमॉस्फेयर में आता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है, एक ऐसा विकास करना है, जिससे हम क्या करें, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्शन रखें, जो एनवायरनमेंट लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो। वैसे डेवलपमेंट को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहीं के इसी को हम लोग नाम देते हैं अर्थ समिट। क्या नाम देते हैं? अर्थ समिट। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एजेंडा 21। क्या नाम देते हैं? एजेंडा 21। तो बहुत जगह आप सुने होंगे कि एजेंडा 21 क्या है, और इसी में एसडीजी गोल्स भी आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें बात होता है पॉवर्टी खत्म करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है, क्लीन एयर होनी चाहिए, वाटर क्लीन होना चाहिए, ये सब। ठीक है। और एजेंडा 21 क्या है? 21 इसलिए क्योंकि 21 सेंचुरी की बात हो रही है। एजेंडा इसलिए क्योंकि इसमें गोल दिए गए कि भैया हमें ये क्या करना है, अचीव करना है। तो ये था पूरा ब्राजील में हुआ एक मीटिंग, जिसका नाम अर्थ समिट भी है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में होता है। 100 कंट्री लगभग शामिल होती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार जो है कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, एजेंडा 21 आता है, जिसमें बात होती है कि 21 शताब्दी में, 21st सेंचुरी में हमें ऐसे-ऐसे काम करना है, पॉवर्टी कम करनी है, एनवायरनमेंट को बचाना है, पानी क्लीन रखना है, एजुकेशन करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, ये सब करना है। तो ये सब डेवलपमेंट गोल जो है वो रखे गए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी हो और एनवायरनमेंट को लॉस भी कम हो, और ऐसा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो आने वाली जनरेशन के लिए भी। इंडिया में जो भी रिसोर्स की प्लानिंग होती है वो कैसे होती है, क्यों जरूरी है करना, क्या क्या स्टेप है जो फॉलो किए जाते हैं, ये सब पूरा हम लोग डिस्कशन करने होते हैं। तो मेरे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्यों हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझिए, बताया था कि रिसोर्स के साथ कुछ चैलेंजेस हैं जो हमेशा बने रहते हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हमेशा हमें देखने को मिलते हैं कि रिसोर्सेज के साथ बने हुए, जिसमें सबसे पहला चैलेंज हमें क्या देखने को मिलता है, कि जो भी रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि कहीं कहीं पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और कहीं कहीं पे रिसोर्सेज है ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या जो हमें रिसोर्सेज के साथ देखने को मिलती है, रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी समस्या जो हमें देखने को मिलती है वो है इसका मैनेजमेंट सही से ना हो पाना। सही से अगर इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और अगर हम सही से इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो मैनेजमेंट की वजह से भी क्या होगा, रिसोर्स जो है वो कहीं कहीं कमी हमें नजर आने लगेगी, कहीं रिसोर्स पहुंच पाएगा, कहीं रिसोर्स नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए हमें क्या क्या, आज दुनिया में आप देख सकते हैं कोई भी लड़ाई जो है वो किसके लिए है, रिसोर्स के लिए ही है। कोई भी लड़ाई दुनिया की सिर्फ किसके लिए है, रिसोर्स के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है। इसीलिए इंडिया में क्योंकि रिसोर्स अलग अलग जगह है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, और प्रॉपर मैनेज भी करना है, इसीलिए हमने प्लान किया कि भैया हम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे। इस रिसोर्स प्लानिंग में इंडिया में आपको पता है 3 स्टेप जो है होते हैं रिसोर्स प्लानिंग के, वो 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए। कौन से 3 स्टेप होते हैं? पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी तैयार करेंगे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका। तो पहला काम हम क्या करेंगे, कि हम पहले काम में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे कितने कितने रिसोर्सेज है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वेंटरी जो है वो तैयार करेंगे। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक जो होता है वो तैयार करेंगे, कितना रिसोर्सेज कहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, कि रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी इन्वेंटरी तैयार कराएंगे। चलिए, पहला काम हो गया, सबसे जरूरी काम है रिसोर्स का पता होना, कि रिसोर्स है कहाँ पे, ये हमें पता चल गया सर। दूसरे बात में हम क्या करेंगे, अब भैया पता चल गया तुम्हें कि हाँ यहाँ पे रिसोर्सेज ये है, यहाँ पे रिसोर्सेज ये है, यहाँ पे, आगे क्या करोगे, आगे स्ट्रक्चर प्लान करोगे कि तुम्हें कौन सा रिसोर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो उसका पूरा प्लानिंग तैयार होगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लानिंग होगी। तो याद रखना है, पहले स्टेप में तुम आइडेंटिफाई करोगे, रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी तैयार करोगे। दूसरे स्टेज में क्या करोगे, स्ट्रक्चर प्लानिंग करोगे। अब तीसरा रिसोर्सेज क्या आता है, जो भी हमारा ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान रहेगा, उसको हमें मैच कराना पड़ेगा। हम मैच कराएंगे किसके साथ, हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्स है,
ये रिसोर्स है कोयला। कोयले से रिलेटेड मैंने पूरा प्लान बना लिया, लेकिन अब एक नेशनल प्लानिंग होगा जो इंडिया को पूरा गवर्न करेगा। कि जैसे होता क्या है, इंडिया में पहले जो चलता था वो चलता था प्लानिंग कमीशन। क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था? ये प्लान तैयार करता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कहाँ होगा, हमारा क्या क्या फोकस एरिया होने वाला है, ये डिसाइड किया करता था कि ये जो है हमारा फोकस एरिया होगा, और ऐसे अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे चीजों को। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन ये तैयार किया करता था, हर 5 साल के लिए प्लान तैयार किया करता था, जो कि होता था नेशनल डेवलपमेंट प्लान। क्या होता था? नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब हालांकि प्लानिंग कमीशन नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, अब क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ये करके बताना है कि प्लानिंग कमीशन कब हटा और नीति आयोग जो है वो कब आया, किस ईयर में नीति आयोग जो है इंट्रोड्यूस किया गया और प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। तो हमारे क्या होते हैं, नेशनल लेवल पे एक डेवलपमेंट प्लान होते हैं, और हमें क्या करना है, उसको मर्ज कराना है, मतलब मैच कराना है किसके साथ? हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के साथ। तो तीसरा काम हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान रहेंगे उनको हम मैच कराएंगे अपने नेशनल लेवल के डेवलपमेंट प्लान से। यही 3 स्टेप आपको याद रखने हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में जो होती है वो 3 स्टेप में होती है। 3 स्टेप में हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफाई करेंगे और इन्वेंटरी तैयार करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? स्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे? रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मर्ज करा देंगे किसके साथ? नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ये 3 काम जो है सबसे जरूरी है जो हमें करना है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, अब आते हैं रिसोर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे, लैंड पे। मैं आपसे कुछ भी कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कहूँ स्कूल कहाँ है, कहाँ है? लैंड पे है। मैं कहूँ हॉस्पिटल्स कहाँ है, हॉस्पिटल्स कहाँ है? लैंड पे है। मैं कहूँ आपको जो भी मिनरल्स मिलेंगे, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? लैंड पे मिलेंगे। आप एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, कहाँ करेंगे? लैंड पे करेंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स हमारे पास होता है वो क्या होता है? लैंड होता है। लैंड से इंपॉर्टेंट कोई भी रिसोर्स जो है वो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? लैंड से करेंगे। और जो भी लैंड के रिसोर्सेज होते हैं उनको जनरली हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेन, एक होता है माउंटेन, और एक होता है प्लेटू। इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि प्लेन, माउंटेन और प्लेटू क्या चीजें हैं। देखिए, अगर सरफेस एकदम प्लेन है, क्या है? एकदम प्लेन है, मतलब कोई रिलीफ जो है नहीं मिलेगा, कोई ऊपर नीचे कोई चीज नहीं हो रहा है, एकदम प्लेन सरफेस है। क्या? एकदम प्लेन सरफेस है, तो हो गया प्लेन, सिंपल। माउंटेन की जब बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? ये हो गया माउंटेन, पता है, ये सब देखे होंगे, क्या हो गया? माउंटेन हो गया। अब दिक्कत आती है प्लेटू में, सर हमें प्लेन पता है, माउंटेन पता है, ये सब तो आसान है, प्लेटू क्या होता है ये बताइए। प्लेन, माउंटेन आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटू के बारे में कि प्लेटू क्या होता है, समझिएगा। अब देखिए इधर, ये हो गया प्लेन, ये हो गया माउंटेन। इन दोनों के बीच का जो है उसको बोलते हैं प्लेटो। इन दोनों के बीच का मतलब कि हाइट रहती है, लेकिन ऊपर से पीक नहीं। जैसे माउंटेन में क्या है? पीक है, यहाँ पे पीक नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। इसी को बोलते हैं प्लेटो। क्या बोलते हैं? प्लेटो। मतलब हाइट तो है, माउंटेन वाली हाइट तो है, लेकिन जैसे माउंटेन ऊपर से क्या है? पीक है। यहाँ पे पीक नहीं, यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। ऊपर क्या है? फ्लैट सरफेस है। इसको बोलते हैं टेबल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेबल लाइक स्ट्रक्चर। और ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर और कोई नहीं, और क्या है? प्लेटू है। क्या है? प्लेटू है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इंडिया में आपको क्या चीज ज्यादा देखने को मिलती है, तो सबसे ज्यादा चीज जो देखने को मिलती है वो है हमारा प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। 43% के आसपास जो है वो हमें प्लेन्स देखने को मिलता है, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है प्लेटू। प्लेटू कितने को मिलता है? 27% के आसपास हमें प्लेटू देखने को मिलता है। और करीब करीब 30% के आसपास जो है वो हमें देखने को मिलता है माउंटेन। क्या देखने को मिलता है? माउंटेन। तो ये आपको तीनों चीज याद होने चाहिए कि कौन कितना परसेंट है। प्लेन जो है वो कितना है? 43% के आसपास है। माउंटेन जो है वो 30% के आसपास है। और प्लेटू जो है वो हमें मिलता है 27%। ठीक है, आगे हम लोग बात करें लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में कि लैंड को हम लोग कहाँ कहाँ, कैसे कैसे जो है वो लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा लैंड का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है? फॉरेस्ट के लिए। आपको पता है लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड सबसे ज्यादा क्या है? फॉरेस्ट बना हुआ है, तो फॉरेस्ट के लिए हो गया। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। बहुत से लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब जिसपे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। उनको 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। वो 2 टाइप कौन कौन सी होती है जिनको हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, जिनको कल्टीवेशन नहीं कर पाते? एक होती है बैरन लैंड, एक होती है बैरन, या फिर इसी को बोलते हैं वेस्टलैंड। बैरन और वेस्टलैंड, याद रखना है। ये किस में आएगी? नॉन कल्टीवेशन लैंड में आएगी, जो कि अब हम लोग कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्या होगी? दूसरी हो जाएगी आपकी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर
यूजेस के लिए। वैसे लैंड जो हम लोग किसके लिए रखे हैं, नॉन एग्रीकल्चर यूज में हो रहा है। नॉन एग्रीकल्चर यूज में मतलब कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, इन सब चीजों के लिए। तो याद रखना है कि एक तो फॉरेस्ट के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन हो गया, दूसरा लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है नॉन कल्टीवेशन के लिए होता है, मतलब कि जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं उसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है बैरन और वेस्ट लैंड जिसपे अब खेती हो ही नहीं सकती, और वो होता है दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला जिसमें बिल्डिंग हो गए, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, ये सब। इसके अलावा कुछ होते हैं अदर अनकल्टिवेबल लैंड। कौन कौन से होते हैं, जिसमें फैलो लैंड को हम लोग हटा देते हैं, फैलो लैंड को काउंट नहीं करते। आगे हम लोग बात करेंगे कि फैलो लैंड क्या होता है, ठीक है। तो बात करें अगर अनकल्टिवेबल लैंड में तो कौन कौन से आते हैं, एक आता है परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या हो गया कि जो जानवरों को हम लोग पालते हैं, तो जानवरों का पालना, जानवरों को रखना, जानवरों के लिए खाना, जो जानवर जो घास खाते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेजिंग और पेस्चर लैंड। दूसरा होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स। बहुत सारे ट्री क्रॉप ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, तो वही उन्हीं को हम लोग ग्रुप्स बोल रहे हैं। तो ट्री क्रॉप ग्रुप्स हमें देखने को मिलेंगे, सेक्रेड ग्रुप्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा हमें इसमें देखने को मिलेगा कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। जब किसी भी जमीन को, थोड़ा ऊपर कर दूं, हाँ यहाँ पे देखिए कि जब भी किसी भी जमीन को 5 साल हो जाए, 5 साल से ज्यादा हो जाए, उसको अनकल्टिवेटेड किया जाए, मतलब उसपे खेती न की जाए, उसपे एग्रीकल्चर न किया जाए, 5 साल से ज्यादा साल हो जाए, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं क्या, कल्चरेबल वेस्टलैंड। याद रखना चाहिए कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये वेस्टलैंड का मतलब क्या हो गया कि पहले एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अब 5 साल से ज्यादा हो गया जिसपे हम कोई भी एग्रीकल्चर जो है, कोई भी खेती जो है वो नहीं कर रहे। तो ये याद रखना है, 5 साल से ज्यादा, अगर 5 साल से ज्यादा हो गया जिसपे हम खेती नहीं कर रहे हैं तो उसको हम नाम देंगे कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब आते हैं फैलो लैंड की तरफ की। फैलो लैंड का मतलब क्या समझिए, तो इसमें एक होता है करेंट फैलो। करेंट फैलो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब कि कोई ऐसी जमीन जिसपे खेती होती थी लेकिन अब 1 साल हो चुके हैं या 1 साल से कम हो चुका है जिसपे अब खेती नहीं हो रही, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो 1 साल हो चुका है या 1 साल से कम हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे करेंट फैलो लैंड। क्या बोलेंगे, करेंट फैलो लैंड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर पूछ ले कि करेंट फैलो लैंड कौन सा होगा, तो करेंट जो है फैलो लैंड होता है वो लैंड जो कि 1 साल या 1 साल से कम। याद रखना है, इसका समय सबसे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि समय हमेशा पूछ लेगा कि करंट फैलो लैंड जो है वो कितना, कितने से कितने साल तक को हम लोग बोलेंगे कि करंट फैलो लैंड रहता है। तो याद रखना है, या तो वो 1 ईयर हो या फिर इससे कम हो, इससे क्या हो, लेस देन हो। तो 1 साल या 1 साल से कम पे कोई ऐसी जमीन है जिसपे खेती नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग नाम देंगे करंट फैलो। क्या नाम देंगे, करंट फैलो। दूसरा होता है अदर देन करंट फेलो के अलावा कौन सा है, तो वो जो अनकल्टिवेटेड है फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। मतलब 1 से 5 साल के लिए जो छोड़े गए हैं, 1 से 5 साल के लिए नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अदर देन करंट फेलो के अलावा उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो करंट फेलो याद रखना है, 1 साल या 1 साल से कम तक है तो करंट फेलो, अगर 1 साल से 5 साल के बीच में है तो क्या कहलाएगा, 1 साल से 5 साल के बीच में नॉन अदर देन करंट फेलो, और अगर 5 साल और उससे भी ज्यादा हो जा रहा है तब वो बैरन या वेस्टलैंड बन जाए, ठीक है। ये सीक्वेंस जो है हमें याद। फिर आता है नेट सोन एरियाज। नेट सोन एरियाज क्या है समझिए, नेट सोन एरियाज, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरियाज इज नोन एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरियाज वो एरियाज हैं जहां पे जो टोटल मान लीजिए इतना एग्रीकल्चर लैंड है, क्या सिर्फ पे खेती हो रही है, नहीं, खेती कितने पे हो रही है, सिर्फ इतने पे हो रही है। तो मान लीजिए मेरे पास 10 हेक्टेयर लैंड था लेकिन खेती जो है वो सिर्फ कितने पे हो रही है, 6 या 8 हेक्टेयर पे खेती सिर्फ हो रही है, तो नेट मेरा जो सोन एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 8 हेक्टेयर। लेकिन अगर मैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो यही होता है नेट सोन एरिया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि लैंड यूटिलाइजेशन में कैसे कैसे लैंड का डिवीजन होता है, कैसे कैसे उसको यूटिलाइज किया था। अब सबसे बड़ी बात क्या है लैंड के यूटिलाइजेशन से, कि लैंड जो है वो डिग्रेड होने लगते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कॉजेज है जिनके वजह से लैंड जो है वो लगातार डिग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, और कैसे हम इनको बचा सकते हैं, तो हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और क्या क्या कारण है जिसके वजह से लैंड जो है वो लगातार डिग्रेड होते जा रहे हैं, लगातार खत्म होते हुए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। क्या है सर, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी एक कारण लिख सकते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हालांकि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन आप समझिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रहने के लिए जगह भी हमें चाहिए होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, स्कूल चाहिए ज्यादा, हॉस्पिटल चाहिए ज्यादा, घर चाहिए ज्यादा,
तो हम क्या करेंगे, पेड़ को काटना शुरू करेंगे। जैसे ही पेड़ को काटना शुरू करेंगे, डिफोरेस्टेशन शुरू करेंगे, समझिए होता क्या है, जो भी सॉइल होती है, लैंड होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती है इन्हीं पेड़ के रूट्स के थ्रू, इन्हीं ट्री के रूट्स के थ्रू। और जैसे ही पेड़ काट दिए गए, रूट्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और रूट्स जैसे ही लूज होंगे, वापस जो है लैंड जो वो लैंडस्लाइड शुरू हो जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन है। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तीसरा बात करें तो माइनिंग है। अगर हम क्या कर रहे हैं, लैंड पे लगातार माइनिंग किए जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, माइनिंग किए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि माइनिंग करते करते लैंड जो है अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा, और लैंड जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जा रहा है। तो माइनिंग हो गया। चौथा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट। भैया जो भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो जनरली कहाँ जाता है, वो चला जाता है कहाँ, लैंड में, लैंडफिल्स जिनको हम लोग बोलते हैं। और जब ये लैंडफिल में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि जो केमिकल्स रहेंगे वो कहाँ रिलीज हो रहे हैं, लैंड में, और लैंड में रिलीज हो रहे हैं तो लैंड पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। तो ये कॉजेज आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, चाहे मेंस का पेपर हो, और मेंस में तो आपको जनरली ये क्वेश्चन दिख भी जाएंगे, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम, कि भैया लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों किस वजह से लैंड जो है लगातार डिग्रेड हो रहा है। तो पहला क्या है, डिफोरेस्टेशन। दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ। तीसरा माइनिंग। चौथा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कैसे समझिएगा कि एग्रीकल्चर में एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि एक ही खेती पे, मान लीजिए जैसे ये लैंड, ठीक है, अब क्या होता है, जंगल में जनरली ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो कौन होते हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स लोग जनरली जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको झूमिंग भी बोला जाता है। होता क्या है, इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसी का नाम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है इसमें, जनरली क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अब ट्राइबल्स का तो पूरा जंगल है, कोई एरिया उनका डिफाइन नहीं है, उनका क्या है, पूरा ही जंगल है। अब वो क्या करते हैं कि पेड़ यहाँ का काटे, यहाँ का पेड़ कट किए, यहाँ पे कट करने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर किए, क्या किए, एग्रीकल्चर किए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर जब कर लेंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे दूसरे लैंड पे, फिर वहां पे जब कर लेंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे दूसरे लैंड पे, फिर वहां पे कर जाएंगे तो वापस से मूव कर जाएंगे कहाँ, दूसरे लैंड में। मतलब एक जगह वो लोग खेती नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे, अपने आप को शिफ्ट करते रहेंगे, और हर जगह का पेड़ जो है वो जलाते रहेंगे, स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे, फिर एग्रीकल्चर करेंगे, फिर मूव कर जाएंगे, फिर स्लैश करेंगे, बर्न करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फिर मूव कर जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके वजह से क्या हो रहा है, लगातार अगर आप ऐसे ही शिफ्ट होते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि, क्योंकि फॉरेस्ट को बनने में, ट्री को बनने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जा रहा है, और हर साल आप अगर शिफ्ट करते रहेंगे तो आप कितना ज्यादा जो है वो डिफोरेस्टेशन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे बड़ा बात, एक रीजन जो है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। दूसरा है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब क्या हो गया, मोनोकल्चर का मतलब क्या हो गया, एक ही क्रॉप को मैं कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ, लगातार ग्रो किए जा रहा हूँ। क्या किए जा रहा हूँ, लगातार ग्रो किए जा रहा हूँ। उसके वजह से क्या होगा कि मान लीजिए मेरा वो क्रॉप है जिसका वाटर जो रिक्वायरमेंट है ज्यादा है, और लगातार अगर मैं वही क्रॉप ग्रो करता रहूंगा और सॉइल को वो रिजनरेट होने का समय नहीं दे रहा हूँ, और लगातार क्या किया जा रहा है, उसको उपयोग किया जा रहा है, उसका यूज किया जा रहा हूँ, तो क्या होगा, सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को धीरे धीरे करते हुए लूज कर देगा। तो एग्रीकल्चर एक सबसे बड़ा रीजन हमें देखने को मिलता है, जो कि लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण सामने आता है। तो आपको पता होने चाहिए कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या क्या कारण हैं, ये कारण हैं, जब भी एग्जाम में आएंगे तो यही कारण आप लोगों को लिखना है। डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ है, माइनिंग है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर है। और एक दो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि दो और क्या क्या सर कॉजेज हो सकते हैं इसके, लैंड डिग्रेडेशन के, वो आप कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि चलो अच्छा ठीक है, ये इन वजह से क्या हो रहा है, इन वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हमें अगर इनको बचाना है, कंजर्व करना है, तो हम क्या करेंगे, तो समझिएगा, हम लोगों ने कॉजेज देखे। कॉजेज में हम लोगों ने देखे कि जो भी ये लैंड खराब हो रहे हैं उनमें मेनली दो तीन कॉजेज हैं। पहला कॉजेज तो हो गया डिफॉरेस्टेशन। क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा कारण क्या था, पहले कारण के बाद दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए दूसरा कारण हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि डायरेक्टली जो है इसका इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरे में हम लोग मान लेते हैं माइनिंग। क्या है, माइनिंग है। तीसरे में हम लोग मान लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, ठीक है। और चौथे में हम लोग मानते हैं एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। पांचवे में हम लोग मान लेते हैं कि हालांकि अगर देखा जाए तो अर्बनाइजेशन जैसी समस्याएं भी हैं,
जो लैंड डिग्रेडेशन को और बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ठीक है 4 ही लेके चलते हैं। और 2 कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, 5th और 6th जो है वो आप बताएंगे कमेंट में, याद रखना ये बताएंगे आप कमेंट में दोनों, ठीक है। अब आते हैं, अगर मुझे इसको कंजर्व करना है, अगर मुझे क्या करना है, लैंड को बचाना है, कंजर्वेशन करना है, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं करूंगा, जिस जिस वजह से कारण है, जो जो रीजन है किसी भी चीज का, उसको हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना। जैसे ही हम उसको रिवर्स करेंगे, हम समझ जाएंगे, हमारा वही क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मैं कहूँ कि तुम फेल हो गए एग्जाम, उसका कारण क्या था कि तुम पढ़े नहीं, तुम पढ़े नहीं। तो इसका अपोजिट क्या होगा कि तुम अगर पढ़ते तो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते। तो बस यहीं पे है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमें क्या करना है, कंजर्व करने के लिए अफॉरेस्टेशन करना है, या फिर रिफॉरेस्टेशन, या फिर फॉरेस्टेशन करना है। रिफॉरेस्टेशन में और अफॉरेस्टेशन में अंतर क्या है? रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब पेड़ यहाँ से काटे तो कहीं जाके और लगा दिया, तो हो गया रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन का जब नंबर ऑफ ट्रीज को एक साथ हम लोग लगाते हैं कहीं पे भी किसी भी लैंड पे, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। दूसरा है सर माइनिंग। माइनिंग है तो हम लोग क्या करें, कंट्रोल माइनिंग करें, देख के माइनिंग करें, ठीक है। सस्टेनेबल तरीके से क्या करें, माइनिंग करें। इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको हम पहले ही ट्रीट कर लें, क्या कर लें, पहले ही ट्रीट कर लें, लैंड फील्ड में जाने से पहले ही क्या कर लें, उसको ट्रीट कर लें, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है उसको, कि ये इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से दिक्कत ना आए। और पांचवा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में जो है एक कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हम इस्तेमाल करें, मतलब अपने क्रॉप को क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। जब क्रॉप को हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, उसके क्या फायदे होंगे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के, कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जब आप लगाएंगे अलग अलग सीजन में, तो क्या होगा, सॉइल को वापस से रीजनरेट होने का क्या मिल जाएगा, मदद मिल जाएगा। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक और टर्म आता है क्रॉप रोटेशन। क्या आता है, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि क्रॉप तो हम डाइवर्सिफाई करें ही करें, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करें, साथ में हम क्रॉप करें रोटेट करते हैं, एक ही क्रॉप कंटिन्यू लगातार ना ग्रो करें, क्या करते हैं, उसको रोटेट करते रहे। मतलब आज कुछ उगाया, फिर अगले दिन कुछ, फिर अगले साल कुछ और, तो अगले महीने कुछ और, तो ऐसे क्रॉप क्या करें, रोटेट करते रहे। तो क्रॉप रोटेशन या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा जो है एग्जांपल बन सकता है। साथ में अगर हमें लैंड को और बचाना है तो हमें अपने इरिगेशन फैसिलिटीज को भी बढ़िया करना पड़ेगा। इस इरिगेशन फैसिलिटीज में हमें ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन आपको पता है कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये लैंड है, ये क्या है, मेरे क्रॉप्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, इन क्रॉप के जस्ट रूट से एक पाइप जो है, एक पाइपलाइन जो है वो लगा दी, ठीक है। एक पाइपलाइन जो है मैंने वो लगा दी, और ये वो पाइपलाइन के थ्रू पानी जाएगा सीधा रूट्स में। सीधा कहाँ जाएगा, रूट्स में, जिसको बोलते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब कि पट पट, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सीधा क्या होगा, इससे पहला बात कि पानी का वेस्टेज नहीं होगा, दूसरा डायरेक्ट रूट्स को जो है वो पानी मिल जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन करें। फिर एक और होता है स्प्रिंकल। क्या होता है, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है, जैसे फुहारा होता है, फुहारा में जैसे पानी निकलता है ऐसे 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 फुहारा चारों तरफ, तो हम क्या करें, जगह जगह स्प्रिंकल लगा दें जो फुहारे के थ्रू जगह जगह पानी जो है पहुंचा जाए। तो हम इरिगेशन फैसिलिटीज में भी अपने सुधार करके, क्रॉप रोटेशन में भी सुधार करके, एग्रीकल्चर में ओवरऑल इंप्रूव करके क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें कंट्रोल करना है, माइनिंग कंट्रोल करनी है, एफॉरेस्टेशन करना है, रिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, लैंड को कंजर्व कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, इन सब के साथ साथ एक और चीज जो हमें करना चाहिए वो है अवेयरनेस, कि हमें जो है अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए अपने लैंड से रिलेटेड चीजों के बारे में, जिससे लोग और ज्यादा क्या हो पाए, जागरूक हो पाए, और मिलकर भागीदारी जो है वो साथ में दे पाए। तो आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में कि 2 कॉजेज और बताने हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, और उन दोनों कॉजेज के साथ साथ 2 कंजर्वेशन टेक्निक भी बताएंगे, जिससे हम क्या कर पाए, उस लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व भी कर पाए, बचा पाए। अब इसमें अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे एक टेरेस फार्मिंग में हम लोग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को, तो ये भी हमें याद रखना है। आगे अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें हैं, अब आते हैं सॉइल। लैंड पे ही क्या है, सॉइल है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। सॉइल लिविंग सिस्टम दैट मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल इनटू सेंटीमीटर डेप्थ, रिलीफ पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, और ये। तो भैया रॉक सॉइल जो बन रहा है, सॉइल बन किससे रहा है, रॉक से बन। तो रॉक जो है वो पेरेंट रॉक डिसाइड करेगी कि सॉइल कैसा होगा, जैसा रॉक होगा वैसा ही सॉइल हमें देखने को मिलेगा, और जैसा सॉइल होगा वैसा ही वहां का हमारा टॉपिक होने वाला है, सॉइल के कितने कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो समझिए, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रॉक होते हैं, क्योंकि सॉइल अल्टीमेटली बन किससे रहा है, रॉक से।
तो अगर डिफरेंट डिफरेंट रॉक रहेंगे, आपको पता है रॉक के तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से रॉक होते हैं सर? एक होता है इग्नियस रॉक, एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब रॉक तीन टाइप के होते हैं तो इसीलिए सॉइल भी हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, नजर आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल हमें नजर आएंगे, उन्हीं सॉइल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से सॉइल और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं। सबसे पहले जो सॉइल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल होता है, वो होता है एलुवियल सॉइल। वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल जो हमें याद रखना है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल है। दूसरे नंबर पे एलुवियल सॉइल के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सॉइल है वो क्या होता है? ब्लैक सॉइल। वो क्या है? ब्लैक सॉइल है। फिर हमें देखने को मिलेगा क्या? रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, ये भी बहुत जरूरी होता है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के बाद हमें चौथे नंबर पे देखने को मिलेगा कौन सा सॉइल? लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल। और लेटेराइट सॉइल के बाद पांचवें नंबर पे हमें देखने को मिलेगा एरिड सॉइल। एरिड सॉइल। और एरिड सॉइल के बाद छठे नंबर पे हमें देखने को मिलेगा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो टोटल जो है वो हमें छह टाइप के सॉइल जो है वो देखने को मिलते हैं इंडिया में। क्लासिफाई जो हम लोग करते हैं सॉइल का वो छह टाइप से करते हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। और इन सब छह को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है और उनके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जैसे इंडिया में मैप में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सॉइल देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो होता है एलुवियल सॉइल। कौन सा होता है? एलुवियल सॉइल। ये वाला जितना भी रीजन आप देख रहे हैं, इस वाले पूरे पूरे रीजन पे जो सॉइल हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल है। 2 मिनट देंगे, पेन का कलर जो है चेंज करेंगे। ये ये यहाँ ये वाले रीजन में जो भी आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, इस वाले रीजन में पूरा जो भी सॉइल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एलुवियल सॉइल। कौन से? एलुवियल सॉइल। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो सॉइल हमें देखने को मिलता है वो क्या है? एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी होते हैं वो कौन से होते हैं? एलुवियल सॉइल होते हैं। तो ये वाला पूरा हमें क्या देखने को मिल रहा है? एलुवियल सॉइल। दूसरा, अगर हम लोग बात करें रेड और येलो सॉइल के बारे में, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये वाले जो सॉइल हो गए हमारे एलुवियल सॉइल। उसके बाद बात करेंगे रेड और येलो सॉइल के बारे में, तो ये वाला जो पूरा बेल्ट आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ ये और ये वाला, और इधर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी ये जो सॉइल है, ये कौन सा सॉइल है? रेड सॉइल। कौन सा सॉइल है? रेड सॉइल है। तो इस रीजन में हमें रेड सॉइल देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में या वेस्टर्न घाट के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट पे। फिर आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये वाला जनरली जो रीजन होता है दक्कन प्लेटू वाला, महाराष्ट्र के आसपास जो है ये वाला जो पूरा रीजन होता है, यहाँ पे हमें कौन सा सॉइल देखने को मिल रहा है? ब्लैक सॉइल। कौन सा है? ब्लैक सॉइल है। और फिर बात करेंगे लेटेराइट सॉइल की, तो देखिए लेटेराइट सॉइल एक तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन में लेटेराइट सॉइल रहेगा वेस्टर्न घाट पे। और दूसरा यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। तो अगर लेटेराइट सॉइल के लिए मैं पेन जो है वो चेंज करूं और मूव करूं दूसरे पेन की तरफ, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है, यहाँ पे आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगा। फिर बात आती है एरिड सॉइल की, तो एरिड सॉइल कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो एरिड सॉइल जनरली हमें देखने को मिलेगा जो ये वाला रीजन होता है, यहाँ पे जो रीजन है वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? एरिड सॉइल देखने को मिलेगा। और फिर फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये वाला जितना भी रीजन है ऊपर का, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगा। तो इंडिया में अलग अलग रीजन पे क्या होते हैं? अलग अलग सॉइल जो है वो देखने को मिलते हैं। एक एक सॉइल को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से सॉइल के क्या क्या फीचर होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें उससे याद रखनी है। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। सबसे पहले जो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वो किस सॉइल से होती है? वो होती है एलुवियल सॉइल से। तो एलुवियल सॉइल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि एलुवियल सॉइल के कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कि एलुवियल सॉइल जो है ये बन किससे रहा, इसका फॉर्मेशन जो है वो किस चीज से हुआ है? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट से। किससे हुआ है? सेडिमेंट से। जो भी सेडिमेंट होते हैं, मान लीजिए कोई रिवर है, ये रिवर है, रिवर आ रही है, रिवर क्या कर रही है? आते आते अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, क्योंकि ऊपर से हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर है ऊपर से आ रही है, तो अपने साथ क्या लेके आ रही है? सेडिमेंट्स लेके आ रही है। उन सेडिमेंट्स को ले आके कहीं ना कहीं क्या करेगी? डंप करेगी। और जहां पे डंप करेगी वहां पे सॉइल बन जाएगा कौन सा? एलुवियल सॉइल। कौन सा सॉइल बन जाएगा? एलुवियल सॉइल। तो पहला बात ये कि एलुवियल सॉइल का जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सेडिमेंट्स के थ्रू होता है। पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात सेडिमेंट सेडिमेंट फॉर्मेशन है इसका, ये याद रखो, ठीक है, कि सेडिमेंट से बनता है। दूसरा बात, कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है? अगर आप देखेंगे मैप में, तो मैप में जो ये ऊपर वाला पार्ट है जहां से ये हिमालय आती है, हिमालय आने के बाद ये जो नॉर्थ
एरिया वाला पार्ट है, तो नॉर्थ वाला जो हमारा पार्ट है, नॉर्थ बोल सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल वाला जो पार्ट है, वहां पे जनरली हमें देखने को मिलेगा, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगह पे हमें कौन सा सॉइल देखने को मिलेगा, एलुवियल सॉइल। क्योंकि एलुवियल सॉइल मेनली बन रहा है 3 रिवर सिस्टम की वजह से। कौन से 3 रिवर सिस्टम की वजह से? एक गंगा, एक यमुना और एक ब्रह्मपुत्रा। इन्हीं तीनों रिवर के सिस्टम की वजह से क्या हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। तीसरा बात कि एलुवियल सॉइल क्या है, सबसे फर्टाइल सॉइल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल, जिसमें सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो सॉइल कौन सा है, तो वो भी है एलुवियल सॉइल, याद रखना। तो सेडिमेंट फॉर्मेशन बना है नॉर्थ इंडिया में, ज्यादातर देखने को मिलेगा यूपी, एमपी, बिहार वाले रीजन में फर्टाइल सॉइल है। और इसीलिए क्योंकि फर्टाइल सॉइल है, एग्रीकल्चर ज्यादा हो पाएगा, पानी भी मिल पाएगा, इसीलिए आपको नजर आएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन भी आपको यहीं पे नजर आएगा, एलुवियल सॉइल के आसपास। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। चौथा, किसमें केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या चीजें केमिकली में पाई जाती हैं, तो केमिकल अगर पूछे केमिकल फीचर्स में क्या क्या है, तो इसमें पोटास देखने को मिलता है, पोटेशियम देखने को मिलता है, और साथ में लाइम देखने को मिलता है। ये 3 चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, पोटास, पोटेशियम और लाइम जो है केमिकल कंपोजिशन हमें देखने को इसमें एलुवियल सॉइल में मिलता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी। अगर आ जाए चौथा कि कौन कौन सा क्रॉप जो है वो हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन कौन सा क्रॉप इंपॉर्टेंट है जो हम एलुवियल सॉइल में ग्रो करते हैं, तो पोटैटो के लिए पोटैटो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोटैटो इसमें होता है। इसमें आपको शुगर केन भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको राइस भी देखने को मिलेगा, पैडी भी इसमें होता है, ठीक है, वीट भी इसमें है। तो ये सब क्रॉप जो है वो जनरली आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ फीचर थे एलुवियल सॉइल के। अब एलुवियल सॉइल का भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, 2 पार्ट में समझिएगा। कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये क्या है, पहाड़ है। अब ये पहाड़ से जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ, कोई भी रिवर जो आ रही है, गंगा, यमुना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है पहाड़ से, तो पहाड़ से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो होते हुए आती है, और फ्लो होते हुए कहाँ जाएगी, प्लेन सरफेस पे आ जाएगी। तो जब आप इमेजिन करिए कि आप कहाँ चले गए, पहाड़ पे चले गए, और पहाड़ से धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, रिवर के साथ साथ नीचे उतर रहे हैं। तो आपको अलग अलग चीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और वो अलग अलग चीज क्या होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं बी टी बी के। सर ये बी टी बी के क्या है, बी टी बी के का मतलब है भाबर, भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। तो टोटल ये 4 फीचर आपको, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो 4 चीजें, 4 एरिया जो है जियोग्राफिकल फीचर आपको नजर आएंगे, जिनको हम लोग भाबर, तराई, बांगड़ और खादर बोलते हैं। भाबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर जो है आपको ये दिखाई देंगे भाबर वाले रीजन में। तराई वाला रीजन जो होता है वो मार्सी रीजन होता है, थोड़ा सा दलदली वाला जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, तराई रीजन होता है, थोड़ा दलदली वाला एरिया आ जाएगा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो बांगड़ और खादर, तो ये दोनों जो है एलुवियल के 2 टाइप्स माने जाते हैं, बांगड़ और खादर। यही हम लोग को पढ़ना है बांगड़ और खादर के बारे में कि खादर क्या होते हैं। भाबर तराई समझ में आ गया। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 4 चीजें आती हैं, भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। भाबर क्या हो गया, बड़े बड़े बोल्डर्स हो गए। तराई में क्या हो गया, मार्सी रीजन आ गया। अब हम लोग आएंगे बांगड़ और खादर की तरफ कि बांगड़ और खादर क्या है, समझिएगा। और इन्हीं दोनों को हम लोग एलुवियल्स के 2 फेज भी बोलते हैं, 2 टाइप भी बोले जाते हैं, कि एलुवियल सॉइल के 2 टाइप और होते हैं, सब टाइप जिनको बोला जाता है, क्या नाम है, बांगड़ और खादर। अब ये क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये कोई रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर अपने साथ क्या लेके आ रही है, पानी आया, पानी के साथ क्या आ रहा है, सेडिमेंट। तो ये सेडिमेंट्स लगातार यहाँ पे क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, लगातार यहाँ पे क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सेडिमेंट रहेंगे धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करते चले जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा सेडिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे पूरा सेडिमेंट हो जाएगा। लेकिन रिवर तो लगातार फ्लो हो रही है, तो अपने साथ और सेडिमेंट्स भी लेके आती रहेगी। तो जो पहले वाले जो थे, जो ओल्ड थे, क्या थे, ओल्ड सेडिमेंट्स जो थे, उनको हम लोग बोलेंगे भांगर। क्या बोलेंगे, भांगर। याद रखना, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलेगा, ओल्ड वाले, पुराने वाले जो एलुवियल सॉइल देखने को मिलेंगे रिवर बेल्ट से थोड़े से दूर, थोड़े से दूर, उनको बोलेंगे भांगर। क्या बोलेंगे, भांगर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर के पास, यहाँ पे क्योंकि रिवर के साथ क्या हो रहे हैं, लगातार सेडिमेंट्स आते रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नए नए सेडिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो नए नए सेडिमेंट्स आ जाएंगे, जो ये न्यू सॉइल हो जाएगा, न्यू सेडिमेंट्स जो हो जाएंगे, इनको हम लोग नाम देंगे क्या, इनको हम लोग नाम देंगे खादर। क्या नाम देंगे, खादर। तो एक बात तो मुझे ये क्लियर हो गई सर कि भांगड़ और खादर में क्या डिफरेंस है। भांगड़ और खादर में ये डिफरेंस है कि भांगड़ जो है वो ओल्ड सॉइल है, खादर क्या है, न्यू सॉइल। अब समझते हैं, एक एक करके डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे कि भांगड़ और खादर में क्या डिफरेंस होता है, कौन ज्यादा फर्टाइल है, कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है
तो ये भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब समझिए, एक तरफ है खादर और एक तरफ है बांगड़। पहली बात की बांगड़ से मुझे ये समझ में आ गया कि सर ये ओल्ड सेडिमेंट से बना हुआ है, तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। क्या है? ओल्ड एलुवियल सॉइल है। खादर जो है ये क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल है। ये क्या है? न्यू सॉइल है। तो न्यू सॉइल कौन सा हो गया? खादर हो गया। ओल्ड सॉइल कौन सा हो गया? बांगड़। दूसरा डिफरेंस मुझे क्या समझ में आया कि बांगर में आपको छोटे छोटे कंकर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे कंकर्स नजर आएंगे, जो कैल्शियम से जनरली बने होते हैं। कंकर छोटे छोटे पत्थर जो नहीं आ जाते जब खाना खाएंगे कभी, तो छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं। तो ये पूरे कंकर्स जो है ये कहाँ पे आपको नजर आएंगे? बांगड़ में नजर आएंगे। और यहाँ पे हमें कोई भी कंकर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी कंकर फाउंड नहीं होता, यहाँ पे हमें कंकर देखने को मिलता है। तीसरा बात, अगर फर्टाइल फर्टाइल की बात करें, कौन सा ज्यादा फर्टाइल होगा? तो बांगड़ जो होता है ये लेस फर्टाइल होता है, और खादर जो होता है ये मोर फर्टाइल होता है। ये क्या है? मोर फर्टाइल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था बांगड़ और खादर में। कि बांगड़ और खादर में क्या डिफरेंस है कि बांगड़ जो होते हैं वो ओल्ड सॉइल है, खादर जो है ये न्यू सॉइल। ओल्ड सॉइल न्यू सॉइल कैसे हुआ? जो रिवर बेल्ट से जितना ज्यादा दूर चलता चला गया वो उतना क्या हो गया? ओल्ड हो गया। और जो जितना रिवर के किनारे रहा वो उतना न्यू हो गया। तो न्यू सॉइल, ओल्ड सॉइल। बांगड़ में कंकड़ मिलेगा, खादर में कंकड़ नहीं मिलेगा। बांगड़ जो होता है वो लेस फर्टाइल होता है, खादर जो है वो मोर फर्टाइल होता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है किससे रिलेटेड? एलुवियल सॉइल से रिलेटेड। ठीक है, मेन दो ही तीन सवाल हैं जिसपे हम लोग समय ज्यादा देने वाले हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हमेशा ज्यादा आते हैं। उसके बाद के जितने भी सवाल रहेंगे वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो अब एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है। जैसे कि अगर बात करें, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट सॉइल है। देखिए लिए हम लोग, इनफैक्ट इंटायर नदर्न प्लेन्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इनफैक्ट इंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ किससे? एलुवियल सॉइल। की जितना भी हमारा नदर्न प्लेन्स है, बताया था इस वाले रीजन में अगर पूछ ले कि एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, तो ये वाला जितना भी नदर्न बेल्ट आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे पूरे कौन से सॉइल मिलेंगे? एलुवियल सॉइल मिलेंगे। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करें और क्या चीजें, जैसे कि दिस हैज बीन डिपॉजिटेड, ये जो सॉइल बना हुआ है किसके डिपॉजिट से बना हुआ है? जो हिमालयन रिवर आ रही है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इन सब की वजह से। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले भी हमें इसमें कुछ देखने को मिलता है। साथ में अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से एलुवियल सॉइल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो भाग में, बांगड़ और खादर। खादर जो होता है वो क्या है? न्यू एलुवियल सॉइल है। और ओल्ड वाला कौन सा है? बांगड़। ओल्ड वाला कौन सा है? बांगड़। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, बांगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, बांगर में हमें क्या नजर आता है? बांगर सॉइल में हमें कंकर नजर आता है, जो कि खादर में हमें नहीं मिलता है। याद रखना है, खादर में कम है। कंकर, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कंकर किस सॉइल में है, तो बांगर में, याद रखना। और अगर बात आ जाए कि ज्यादा फर्टाइल कौन सा होगा, तो मोर फर्टाइल कौन सा होगा? वो होगा खादर। ये बात याद रखना है कि ज्यादा फर्टाइल अगर आ जाए कि ज्यादा फर्टाइल कौन सा होगा सर बता दीजिए, तो मोर फर्टाइल होने वाला है खादर। ठीक है, और एलुवियल सॉइल होल अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? सबसे फर्टाइल सॉइल है। मेन जो कंपोजिशन इसमें केमिकल के देखने को मिलते हैं वो पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है और लाइम देखने को मिलता है। और आइडियल ग्रोथ है किसके लिए? शुगर केन, पैडी, वीट, इन सब चीजों के लिए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, दूसरा मूव कर रहे हैं ब्लैक सॉइल की तरफ में। ब्लैक सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है। अगर मैं रीजन की बात करूं कि ब्लैक सॉइल होता कहाँ पे, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा किसका है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात, सबसे बड़ी बात है कि ये किस रॉक से बना हुआ है। अगर इसके रॉक की हम लोग बात करें तो ये बना हुआ है इग्नियस रॉक से। किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से बना हुआ है। सर इग्नियस रॉक किससे बनता है? ये आता है वॉल्केनिक इरप्शन से। किससे आता है? वॉल्केनिक इरप्शन से। लेकिन सर कहीं वॉल्केनो तो हमें दिखाई नहीं देता इंडिया में, इस वाले रीजन में। तो जब इस वाले इंडिया में रीजन में कहीं वॉल्केनो नहीं है, तो वॉल्केनिक रॉक, इग्नियस रॉक कहाँ से आ गया और फिर ब्लैक सॉइल कहाँ से बन गया? तो समझिएगा केस क्या होता है कि पहले जो आज आपको इंडिया नजर आ रहा है यहाँ पे, वो पहले इंडिया यहाँ पे नहीं था। पहले इंडिया कहाँ था? यहाँ पे अफ्रीका के पास था, अफ्रीका के पास था। धीरे धीरे क्या होता है? इंडिया ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड होता है। क्या होता है? रीयूनियन आइलैंड। और इस ये रीयूनियन आइलैंड जो होता है ये वॉल्केनिक आइलैंड है। ये क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड है। तो यहाँ पे वॉल्केनोज आपको नजर आएंगे। और इंडिया जब धीरे धीरे यहाँ से मूव कर रहा था, तो एक समय आता है कि इंडिया जो है ये वाला हिस्सा इस रीयूनियन आइलैंड के ऊपर होता है। जब इस रीयूनियन आइलैंड के ऊपर इंडिया का ये वाला हिस्सा होता है, तो अंदर से रीयूनियन आइलैंड से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। उसके थ्रू इंडिया में भी क्या बन जाता है? उससे रॉक बन जाते हैं। और क्योंकि फिर लगातार इंडिया मूव कर रहा था, तो इंडिया मूव करते हुए कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो रीयूनियन आइलैंड तो वहीं रह जाता है, लेकिन उसके रॉक जो है वो कहाँ आ जाते हैं? इंडिया के पास आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? इंडिया के पास आ जाते हैं। और उसी वजह से उसी रॉक से क्या बनता है? हमारा बनता है ब्लैक सॉइल। क्या बनता है? ब्लैक सॉइल। तो ये बात याद रखना है कि ब्लैक सॉइल का जो फॉर्मेशन है
वो ब्लैक सॉइल किससे बना हुआ है? वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है, इग्नियस रॉक से ये बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ये बेसोल्टिक होता है, ये बेसोल्टिक इन नेचर है, ये बात याद रखेंगे। बेसोल्ट फॉर्मेशन इसमें ज्यादा है, बेसोल्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इसको रिगर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगर सॉइल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। तो अगर ये आ जाए कि सेल्फ फ्लोइंग सॉइल या रिगर सॉइल कौन सा सॉइल है, तो ये भी कौन सा होता है? ब्लैक सॉइल। कौन सा है? ब्लैक सॉइल। अब सेल्फ फ्लोइंग सॉइल और रिगर सॉइल का क्या मतलब है समझेंगे एक बार हम लोग अच्छे से। देखिए, रिगर सॉइल और सेल्फ फ्लोइंग सॉइल का मतलब क्या है कि जब ये सॉइल होता है, जब ये सूख जाता है, तो इसके सूख जाने पे इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उन क्रैक्स डेवलप होने की वजह से फ्लो हम लोग चलाते हैं, हल चलाते हैं क्या करने के लिए? उसको नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाने के लिए। नीचे वाली मिट्टी क्या हो जाए, जो फर्टाइल मिट्टी है वो ऊपर आ जाए। तो वैसे ही इसमें क्या होता है? सेल्फ फ्लोइंग टेक्निक होती है, और सेल्फ फ्लोइंग टेक्निक क्या करती है? इसको खुद जो है, जब ये दरार इसमें आ जाती है तो नीचे वाला सॉइल अपने आप क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। इसीलिए इसको याद रखना है, ब्लैक सॉइल को हम लोग रिगर सॉइल या फिर दूसरा क्या है? सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोला जाता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सॉइल जो है वो किसके लिए फेमस है? किस चीज के लिए फेमस है? तो ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए कभी कभी इसको कॉटन सॉइल भी बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉटन का प्रोडक्शन जो होता है नहीं, ब्लैक सॉइल में हमें देखने को मिलता है। तो अगर रीजन की बात करें तो रीजन क्या होगा? तो अगर ये इंडिया है तो इंडिया का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको जनरली जो है ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं ब्लैक सॉइल से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर पढ़ने की कोशिश करें, दिस आर दी सॉइल आर ब्लैक इन कलर। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। आर नोन एज रिगर सॉइल, इसको क्या बोलते हैं? रिगर सॉइल बोलते हैं, याद रखना है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए है? ये कॉटन के लिए है, और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा बात, इसमें ये जनरली हमें कहाँ मिलता है? डक्कन ट्रैप में देखने को मिलती है। डक्कन ट्रैप क्या है सर? यहाँ अगर मान लीजिए इंडिया है, और ये इंडिया में ये वाला जो पार्ट है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? डक्कन ट्रैप। क्या बोल रहे हैं? डक्कन ट्रैप। ये वाला जो पार्ट है ये डक्कन ट्रैप है, और इसी डक्कन ट्रैप में ही आपको क्या है देखने को मिलेगा? ये बेसॉल्ट, और यहीं पे ये सॉइल ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें, ये कवर अप महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र रीजन में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंडेड है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम लोग बात करें, तो ये कैपेसिटी है होल्ड मॉइस्चर। ये क्या करता है? क्योंकि इसमें दरारें होती हैं, उन दरारों की वजह से पानी क्या हो जाता है? नीचे पर्कुलेट होता है, और क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी मजबूत भी है, इसीलिए होल्ड कर पाता है किसको? मॉइस्चर को। तो ये मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इसके पास होती है, ये भी याद रखना। साथ में दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट में रिच होता है, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, और लाइम पाया जाता है। तो ये कुछ केमिकल कंपोजिशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इसमें पाया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, और लाइम पाया जाता है। और क्या नहीं पाया जाता है? तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? इसमें नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना है। ये क्या डेवलप कर देता है? क्रैक्स डेवलप कर देता है ड्यूरिंग हॉट वेदर, विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से आराम से हवा जो है, एयर जो है वो सॉइल में जा पाता है। तो इसमें जब ये सूखता है ड्राई वेदर में, तो क्या हो जाते हैं? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना है ब्लैक सॉइल का। अगर हम लोग रीजन की बात करें ब्लैक सॉइल का, सर रीजन क्या था बता दीजिए। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है वो क्या है? ब्लैक सॉइल का है। इंपॉर्टेंट है, कॉटन याद रखना। आगे बात करते हैं रेड और येलो सॉइल के बारे में। देखिए, दो सॉइल जो है, जो इंटर रिलेटेड है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक है रेड सॉइल और दूसरा है लेटेराइट सॉइल। कैसे सर दोनों कैसे जुड़े हुए हैं कि समझिए। जैसे मान लीजिए ये जो है वो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट है। इधर से आता है साउथ वेस्ट मानसून। तो जब मानसून आता है तो इधर वाले रीजन पे क्या करता है? पानी बरसा देता है। किधर वाले रीजन पे? कलर 2 मिनट चेंज करेंगे, हाँ। इस वाले रीजन पे, वेस्टर्न घाट के इस वाले रीजन पे क्या हो जाता है? पानी बरस जाता है। क्या बरस जाता है? पानी। तो जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? एक्सेसिव रेनफॉल हो जाए। जब इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे जो सॉइल होता है वो बन जाता है लेटेराइट सॉइल। क्या हो जाता है? लेटेराइट सॉइल। तो यहाँ बन गया लेटेराइट सॉइल, समझिएगा। जो दूसरा वाला रीजन है पहाड़ के उस तरफ, वेस्टर्न घाट के उस तरफ, अब पानी नहीं बरस पाएगा, वो क्या हो जाएगा? रेन शेडो जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेन शेडो जोन हो जाएगा उस तरफ, क्योंकि सही से पानी नहीं बरस पाएगा, क्योंकि पूरा पानी कहाँ बरस गया? इस वाले रीजन में बरस गया। जब उस वाले रीजन में पानी नहीं बरस पाएगा, इस वाले रीजन में पानी नहीं बरस पाएगा, तो यहाँ पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो होगा रेड सॉइल। वो क्या होगा? रेड सॉइल होगा। तो याद रखना है कि जहाँ पे पानी ज्यादा बरस जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, वहां पे जो सॉइल हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा, लेटेराइट सॉइल। और जहाँ पे पानी कम बरसेगा वहां पे क्या हो जाएगा, रेड सॉइल। तो वेस्टर्न घाट के इस तरफ क्या हमें देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिलेगा रेड सॉइल, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड पे हमें देखने को मिलेगा लेटेराइट सॉइल। और यही सेम पैटर्न कहाँ फॉलो होगा, इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में भी यही सेम चीज फॉलो होगा कि एक जगह हमें पता है सबसे ज्यादा पानी कहाँ बरसता है, मौसेराम चेरापूंजी में। तो वहां पे जहाँ पे पानी बरस जाएगा, मान लीजिए बादल गया, बादल जाके यहाँ हिल्स के बीच में ट्रैप हो गया, जब ट्रैप हो गया तो यहाँ पे ज्यादा पानी बरस गया तो कौन सा सॉइल बन गया, लेटेराइट सॉइल बन गया। और इनके चारों तरफ जो है वो क्या होगा, कम पानी बरसा। तो जब कम पानी बरसा तो कौन सा सॉइल बन गया, रेड सॉइल। क्या बन गया, रेड सॉइल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लेटेराइट सॉइल और रेड सॉइल दोनों मिलते जुलते हैं। अगर बात करें मैप में कहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे और यहाँ पे आपको ये वाला जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन जो है ये आपको नजर आ रहा है रेड सॉइल। क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, पानी आया इधर से, यहाँ वेस्टर्न घाट की वजह से पानी यहाँ बरस गया, तो यहाँ क्या हो गया, लेस रेनफॉल हो गया। तो ये जो लेस रेनफॉल वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इन सब जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड सॉइल देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड और येलो। ठीक है। अगर कुछ इसके फीचर की हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे कि रेड सॉइल डेवलप होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ही बनता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात लो रेनफॉल। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, लो रेनफॉल में। इस पॉइंट को याद रखना है कि जहाँ पे भी पानी कम बरसेगा वहां पे कौन सा सॉइल मिलेगा, रेड। और जहाँ पानी ज्यादा बरस जाएगा वहां पे कौन सा सॉइल, लेटेराइट सॉइल। ठीक है। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में दक्कन प्लेट। ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल फाउंड होता है उड़ीसा में, हमें देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ है, सदर्न पार्ट है मिडिल गंगा प्लेन्स का, और वेस्टर्न घाट का जो इधर इधर वाला पार्ट बताया हूं, अगर ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड पे। दिस सॉइल डेवलप होता है रेडिश इन कलर का, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं, आयरन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, आयरन मौजूद होते हैं। और इन्हीं आयरन की वजह से जो है कि इसका क्या हमें कलर देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। साथ में ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, जो रॉक के फॉर्म को चेंज होकर जब कोई रॉक बनती है तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑगर हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होता है तो ये कैसा दिखता है, येलो हमें दिखता है। बोला था रेड और लेटेराइट सॉइल सेम होंगे, तो लेटेराइट सॉइल के लिए क्या समझ में आ गया सर, जब मानसून होता है तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल, जहाँ पे क्या होगा, हैवी रेनफॉल होगा, वहां पे हमें ये सॉइल देखने को मिलेगा, लेटेराइट। लेटेराइट जो वर्ड आया है वो उसका मतलब होता है ब्रिक। क्या होता है, ब्रिक। तो ब्रिक व्रिक जो ज्यादातर पत्थर वत्थर जो बनाए जाते हैं वो इसी लेटेराइट सॉइल से ही बनाए जाते हैं। ये बात याद रखना। दूसरा, कैस्यू के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे, कैस्यू नट्स जो है, टी कॉफी, टी है, कॉफी है, ये सब भी यहाँ ग्रोथ होता हुआ मिलता है। ठीक है। तो लेटेराइट सॉइल की अगर हम लोग मैप में बात करें कि मैप में लेटेराइट सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, एक ये वाला रीजन जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है। ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा रेनफॉल होगा क्योंकि इधर से जब मानसून वापस आएगा, रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे रेनफॉल होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में जब इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, यहाँ पे जहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, एयर पूरी फंस जाएगा, क्लाउड फंस जाएगा और पानी बरसा देगा, तो इस वाले रीजन में भी हमें लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है। अगर बात करें इसके कुछ फीचर्स के बारे में, क्या है समझिएगा कि लेटेराइट सॉइल जो है वो डेराइव हुआ है लेटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लेटर, हिस्सा, लेटर, और इसका मतलब है क्या, ब्रिक। तो जनरली ये जो सॉइल यूज होते हैं वो जनरली ब्रिक के लिए यूज होते हैं, बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। लेटेराइट सॉइल डेवलप होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, विच अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन। वेट और ड्राई सीजन में अल्टरनेट जो है ये डेवलप होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या होता है, हैवी रेनफॉल जहाँ होता है उस हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग हो जाती है, सॉइल जो है वो खसक के आगे चला जाता है और लेटेराइट सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो याद रखना है इसमें लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, और किसकी वजह से होती है, हैवी रेन की वजह से होती है। लेटेराइट सॉइल मोस्टली डीप इन वेरी डीप एसिडिक, और लेटेराइट सॉइल जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है, ये बात भी याद रखना है। और कहाँ पे हमें मिलेगा, वेस्टर्न घाट हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो आपको बताया हूँ इधर वाला, वहां पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें लेटेराइट सॉइल्स की और क्या खास बात है, तो दिस सॉइल सपोर्ट करता है डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को, इट इज ह्यूमन रिच। अगर वो सॉइल जो है डेसिडियस और एवरग्रीन, डेसिडियस मतलब वो जो सीजनल जो पौधे होते हैं, सीजनल जो प्लांट है उनको बोलते हैं डेसिडियस, और एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो सदाबहार है, जो हमेशा रहते हैं, एवरग्रीन। तो जब ये होता है, जब ये सॉइल को सपोर्ट मिलता है, जब ये सब प्लांट मिलते हैं, तो वो ह्यूमस रिच हो जाता है। और जब स्पार्स वेजिटेशन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमस पुअर हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो याद रखना है कि ये किसके लिए फेमस है, टी और कॉफी जो है वो यहीं पे ग्रो होता है, ये बात भी याद रखना है। और साथ में टी कॉफी के साथ साथ इसका रीजन अगर पूछे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला जो बताया हूँ कि यहाँ पे इस वाले रीजन में। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, कैस्यू नट प्रोड्यूस होता है, काजू हमें देखने को मिलता है। तो ये था लेटेराइट सॉइल। तो ये 3-4 सॉइल हम देख लिए, हमने देख लिया कौन कौन सा सॉइल हम देख लिए, हम देख लिए एलुवियल सॉइल के बारे में,
हम देख लिए ब्लैक सॉइल के बारे में, हम देख लिए रेड सॉइल के बारे में, हम देख लिए लेटेराइट सॉइल के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी हमने इसका देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे और क्या क्या फीचर है, कौन कौन से सॉइल है, जैसे कि एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल की अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया आपको थार डेजर्ट वाला जो एरिया देखने को मिल रहा है, वहां पे जो सॉइल होगा वो कौन रहेगा, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जनरली हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे एकदम लो रेन, मतलब एकदम पानी बरस ही नहीं, लो रेनफॉल, क्या रेनफॉल हो ही नहीं रहा, वो वाले रीजन में एकदम सूखा पड़ गया है। सेलिनिटी जब सूखा पड़ गया तो क्या हो गया, सेलिनिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इस सॉइल में आपको सेलाइन जो है वो ज्यादा मिलेगा, सेलिनिटी की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पेड़ पौधे यहाँ पे वही रहेंगे जो क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि पानी ऑलरेडी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और इसका रीजन अगर पूछे तो ये जो राजस्थान वाला रीजन है और थोड़ा सा गुजरात वाला रीजन है, कच्छ वाला, वहां पे हमें देखने को मिलता है एरिड सॉइल। ठीक है, जैसे अगर बात करें एरिड सॉइल क्या है, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, दे आर जनरली सैंडी, कैसे होते हैं, सैंडी होते हैं टेक्सचर में, और सलाइन इन नेचर। सलाइन इन नेचर क्यों हो गए, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है और इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, धूप ज्यादा हो रहा है, तो इवेपोरेशन की वजह से पानी तो भाप बन के चला गया, लेकिन क्या हो गया, जो सॉल्ट था वो सॉइल में रह गया, तो इसलिए सैलिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है इस सॉइल में, कॉमन सॉल्ट यहाँ से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पानी क्या हो जाता है, वेपरेट होकर ऊपर की ओर चला जाता है। और ये किस कंडीशन में डेवलप होगा, तो ड्राई क्लाइमेट रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, एवेपोरेशन फास्टर होगा इन सब रीजन। ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल, और अगर हमें इनको कल्टिवेबल बनाना है, हम चाहते हैं कि आराम से चीजें हो पाए, यहाँ पे कल्टीवेशन हो पाए, तो बहुत ज्यादा इरिगेशन की इसमें जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से जो है, अगर हम प्रॉपर इरिगेशन कर लें तो कौन कौन सा हम लोग क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं मेनली, तो बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, कॉटन, मेज, पल्सेस, ये सब जो हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और वाटर एबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मोस्ट एरिड सॉइल कैन सस्टेन प्लांट ग्रोथ फॉर नॉट मोर देन 90 कंसेक्यूटिव, कि 90 दिन से ज्यादा अगर पानी नहीं बरसेगा तो प्लांट खत्म हो जाएगा, फिर सस्टेन नहीं। फिर आता है भैया फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है बता दीजिए, तो फॉरेस्ट सॉइल क्या है, ये वाला जो आप माउंटेन वाला रीजन देख रहे हैं, ऊपर वाला जितना भी माउंटेन रीजन हमें नजर आएगा, फिर उस माउंटेन में हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट, क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा। तो माउंटेन वाला जितने भी रीजन है, जैसे हिमालयाज हो गया और ये सब हो गया, यहाँ पे जो सॉइल हमें देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। दिस सॉइल फाउंड इन हिलीज एंड माउंटेन एरिया में मिलेगा। साथ में अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म, सॉइल टेक्सचर इसका वेरीज करता है। दे आर जनरली क्या होते हैं, लोमी और सिल्टी होते हैं वैली साइड्स में, और कोर्स ग्रेन होते हैं, थोड़े कोर्स ग्रेन टाइप के होते हैं पर स्लोप। स्नो कवर एरिया हिमालयाज, दिस सॉइल एक्सपेंसिव डिन्यूडेशन एंड द एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट। डिन्यूडेशन आपको पता है प्रोसेस होता है जिससे लैंड फॉर्मेशन होता है, जैसे डिन्यूडेशन में क्या आ जाता है, डिन्यूडेशन में जो भी लैंड फॉर्मेशन हो रहा है, इरोजन, वेदरिंग, ये सब पूरा प्रोसेस आ जाता है, तो सॉइल एक्सपीरियंसेस करता है डिन्यूडेशन को, एंड एसिडिक होते हैं जनरली, और ह्यूमस कंटेंट भी इसमें कम होता है, ये बात भी याद रखना है, लो ह्यूमस कंटेंट। दिस सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली के लोअर पार्ट में मिलती है, टेरेस अलुवियल प्लेन में। बात आती है सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखिए सॉइल जो है, जब अपर लेयर सॉइल की क्या हो जाए, अपर लेयर सॉइल की रिमूव हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अपर लेयर सॉइल के रिमूव होने के दो तीन रीजन होते हैं, ये समझिए। कुछ तो होते हैं भैया एंट्रोफेजेनिक नेचर, मतलब कि कुछ जो होते हैं मैन मेड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो क्या है, मैन मेड है, मानव की वजह से हो रहा है, और कुछ जो है वो नेचुरल होते हैं। कुछ क्या होते हैं, नेचुरल। मैन मेड में क्या हो गया भैया, आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग लैंड डिग्रेडेशन में जो जो बात की थी, सेम वही बात है कि डिफोरेस्टेशन करोगे तब हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब हो जाएगा। तो सेम चीज जो उसमें हम लोग लैंड डिग्रेडेशन में फॉलो किए थे, वही वही सब चीजें यहाँ पे भी लगेंगी सॉइल इरोजन में। बात अगर आ जाएगा नेचर का कि नेचुरली कैसे हो सकती है, तो विंड इरोजन की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से, इन सब वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, तो सॉइल इरोजन क्या करे, द न्यूट्रिशन ऑफ सॉइल कवर और सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन हो जाना, सॉइल कवर का अपर लेयर का वॉशिंग डाउन हो जाना, ही कहलाता है सॉइल इरोजन। सम टाइम ये डिस्टर्ब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, इन सब वजह से। और कभी कभी नेचुरली भी होता है, जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, और इन सब वजह से। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे सॉइल इरोजन होता है तो हमें इसमें तीन चीजें नजर आती हैं, तीन टाइप की चीजें सॉइल इरोजन से बनती हैं, देखिएगा। पहले मान लीजिए सॉइल इरोजन हुआ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो है सॉइल इरोजन होते होते क्या बनता है, गली का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, क्या बन जाता है, गली बन जाता है। और जब यही सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे तीन चीजें बनती हैं सॉइल इरोजन से, एक बनता है गली, एक बनता है रेल्स,
और दूसरा बनता है सीट इरोजन। ये 3 टाइप के जो है इरोजन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सॉइल है, इसमें क्या है, पूरा सॉइल है। अब ये छोटे-छोटे क्या हो जाएँगे, गली के जैसे यहाँ पे गड्ढे हो जाएँगे, मतलब सॉइल जो है वो गायब हो जाएगा। सॉइल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसको बोलेंगे गली इरोजन। क्या बोलेंगे, गली। धीरे-धीरे क्या होगा कि ये गली जो है वो बढ़ते जाएँगे, ये गली क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये ऐसी हो गई, ये ऐसी हो गई, ये ऐसी। तो जब यही गली इरोजन क्या हो जाए, बढ़ जाएगा और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, डेप्थ उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, रिल्स इरोजन। क्या हो गए हैं, रिल्स इरोजन। और सीट इरोजन में क्या होगा कि पूरा एक का एक, मान लीजिए सीट है, वो सीट ही क्या हो जा रही है, पूरी सॉइल की सॉइल बह जा रही है, रिमूव हो जा रही है, तो हम लोग बोलेंगे उसको सीट इरोजन। तो 3 टाइप के इरोजन होते हैं, गली इरोजन, रिल्स इरोजन और सीट इरोजन। ठीक है, वही यहाँ पे दिया है, रनिंग वाटर कट थ्रू क्लेई सॉइल मेक्स डीप चैनल। जब बना दे तो क्या हो जाएगा, गली हो जाएगा, यही डीप चैनल और बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिल्स। और जब लैंड जो है अनकल्टिवेटेड हो जाता है, मतलब कि अब कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर नहीं है, तो उसको बोलेंगे बैड लैंड। क्या बोलेंगे, बैड लैंड। और चंबल बेसिन याद रखना एग्जांपल में, वहां उसको हम लोग रेवाइंस बोलते हैं, क्योंकि वहां पे यही जो है सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, चंबल बेसिन। ये बात याद रखना। सम टाइम वाटर फ्लो एज अ सीट का पूरा कवर अगर चला गया तो क्या हो जाएगा, सीट इरोजन हो जाएगा। ये बात भी याद रखना है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें अब इसको बचाना है तो हम क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके अपने सॉइल कंजर्वेशन को, सॉइल को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे प्रैक्टिस करें जिससे हम लोग क्या करें, सॉइल को कंजर्व कर लें। पहला काम हम क्या करेंगे, काउंटर फ्लोइंग करेंगे। काउंटर फ्लोइंग मतलब जैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक जैसे मान लीजिए पीक है, अब उस पीक से ऐसे ऐसे हम लोग सर्कल बनाएंगे और इस हिसाब से क्या करेंगे, एग्रीकल्चर शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं काउंटर फ्लोइंग। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक है, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो भी वाटर जो बह रहा था वो बहेगा नहीं, वाटर क्या हो जाएगा, लॉगिंग हो जाएगी और आराम से एग्रीकल्चर जो है हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्लोइंग करेंगे। फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस। काउंटर लाइंस का मतलब क्या होता है, वही जो सर्कल से जो लाइन निकलती है, इमेजिनरी लाइन ऐसे पहाड़ से, उन्हीं को काउंटर लाइंस बोले। तो उसके थ्रू जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो क्या करता है, वाटर को फ्लो होने से बचा लेता है, इसी को बोलते हैं क्या, काउंटर फ्लोइंग। तो पहला हम क्या करेंगे, सॉइल को कंजर्व अगर हमें करना है तब, अगर पूछेगा कि भैया सॉइल को बचाना है, किन किन तरीकों से हम लोग बचा सकते हैं, पहला तो लैंड डिग्रेडेशन का जब जब बताया था, तो कंजर्वेशन वाला बताया था, वो पॉइंट बता देंगे। उसके अलावा अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड बताना होगा, पहला पॉइंट हम लोग बताएंगे काउंटर फ्लोइंग। दूसरा बताएंगे टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कैसा होता है, ये आप देख रहे हैं पहाड़ों पे जनरली जो है वो टेरेस के जैसे चीजें बन जाती हैं, पहाड़ बन जाता है टेरेस के जैसे, और इसके ऊपर जो है फिर फार्मिंग की जाती है, तो इसकी वजह से भी वाटर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और सॉइल इरोजन रुक जाता है। तो जनरली जो है पहाड़ों में प्रैक्टिस क्या किया जाता है, टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग भी क्या है, एक अच्छा तरीका है। तीसरा हम लोग पहुंच रहे हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग के ऊपर। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है ये लंबे लंबे ऐसे ऐसे किया जाता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, और बीच में क्या करते हैं, बीच में कोई भी खत परवार या घास वास जो है बीच में रख देते हैं, जिससे जो विंड का फ्लो आता है उसको ब्रेक किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसी को बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, लार्जर फील्ड को हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें, स्ट्रिप में। देखिए ये स्ट्रिप में डिवाइड है, इमेज में अगर आप देखेंगे साफ साफ नजर आएगा क्या है, स्ट्रिप में ये है क्या है, अलग अलग स्ट्रिप में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। बिटवीन द क्रॉप्स में क्या करेंगे, ग्रासेस को ग्रो होने देंगे, क्योंकि ये ग्रासेस क्या करेंगे, बड़े होके जो विंड रहेगा उसको रोकेंगे। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग ट्री ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर। और फिर क्या करेंगे, चारों तरफ इसके हम लोग शेल्टर भी बना सकते हैं, उनको बोलते हैं शेल्टर बिल्ड। जैसे आप जनरली जब गाँव में ट्रैवल वेवल करते होंगे, जाते आते होंगे कहीं, तो आप देखते होंगे कि खेत के आसपास जो है चारों तरफ से ऐसे बड़े बड़े जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए गए। तो वो पेड़ जो लगाए गए हैं वो मेनली सॉइल इरोजन से बचाने के लिए लगाए गए, कि विंड की स्पीड कम हो जाए और सॉइल इरोजन क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने वो पूरा जो है कंप्लीट कर लिया, क्लासिफिकेशन हम देख लिया, अलग अलग सॉइल के क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप हैं, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट है, सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ये चैप्टर जो है हम लोग का, अब चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। साथ में मेरे साथ बने रहना है, पूरा जो है वो कंप्लीट करा दूंगा, और जो भी पीडीएफ चाहिए होगी वो पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यूपीएससी मंथली संस्कार। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू।